जी, ये चैप्टर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी, और इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैं एंड पे आपको बता दूंगा। इसमें हम लोगों ने पढ़ना ये है कि हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि एक ड्रॉपलेट है। जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो ज़मीन उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, वो W = mg है, और जो एयर रेजिस्टेंस उसको अपवर्ड फोर्स लगा रही है उसको हम ड्रैग फोर्स Fd के साथ लिखते हैं। तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं तो इसके अंदर से एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है F = ma। तो एक्सेलरेशन ख़त्म होने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी कम हो रही है। तो अब अगर एक्सेलरेशन ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कह दिया जाता है। यानी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई, टर्मिनेट हो गई, बंद हो गई वेलोसिटी, इसलिए उसका नाम, यानी बढ़नी बंद हो गई, इसलिए उसका नाम टर्मिनल वेलोसिटी रख दिया। तो फिर इसकी डेफिनेशन बनी कि ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फॉलिंग बॉडी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये मैंने आपको अभी समझा दी है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हम एक फॉलिंग ड्रॉपलेट लेते हैं, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो अब कौन से वाला वेक्टर पॉजिटिव माना जाएगा, कौन सा नेगेटिव माना जाएगा? क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है तो नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है और ऊपर वाली फोर्स कम है, तो ज़्यादा वाली को पहले लिखा, कम वाली को बाद में लिखा। वेट की जगह mg, और ड्रैग फोर्स हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, और ये बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस की, यानी पॉजिटिव में से नेगेटिव वाली को माइनस किया, तो ये हमारे पास नेट फोर्स, टोटल फोर्स आ गई जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। अब हम जानते हैं कि फोर्स जो होती है F = ma के इक्वल होती है, तो F की जगह पर ma पुट कर दिया और बाकी वैल्यूज सेम हैं। अब मैंने भी आपको बताया कि एक्सेलरेशन इसमें ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। क्यों नहीं बढ़ रही और क्यों नहीं कम हो रही? क्योंकि नीचे की तरफ जितनी फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ भी उतनी फोर्स लग रही है। मैं इसको अगर आपको थोड़ी सारी और तफसील के साथ समझाऊं तो मिसाल के तौर पे ये हमारा ड्रॉपलेट है और ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी, लेट्स से कि 2 न्यूटन, और शुरू में जब ये गिरना शुरू हुआ उस वक्त ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही थी, ऊपर फोर्स लग रही थी 0 न्यूटन। फिर ये थोड़ा सारा नीचे आ गया तो वेट तो फिर भी उतना ही रहना है, 2 न्यूटन है तो 2 न्यूटन ही रहना है। लेकिन जैसे ये नीचे आएगा तो हवा इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और जो इसकी ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स थी वो 1 न्यूटन हो गई। फिर ये और नीचे आएगा, जैसे ये और नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, जब वेलोसिटी और बढ़ेगी तो हवा इसके ऊपर और ज़्यादा ज़ोर लगाएगी। तो लेट्स से कि अब हवा ने ऊपर की तरफ भी इसके ज़ोर लगाना शुरू कर दिया 2 न्यूटन, और वेट तो उतने का उतना ही है। तो अब देखें, अब नीचे भी 2 न्यूटन फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स लग रही है ये ग्रेविटी की फोर्स है, और जो वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ये वाली जो फोर्स लग रही है ये ड्रैग फोर्स है। अब दोनों फोर्सेज जो है इक्वल हो गई। अब जब दोनों फोर्सेज इक्वल हो गई तो अब इसकी नेट फोर्स ज़ीरो हो गई। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी बढ़नी बंद हो गई, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो इसमें हम इस a को ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जब a ज़ीरो पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस एक को एक तरफ लिख दें, दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ लिख दें, और यहाँ से vt की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। बस अब इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें ये mg एक तरफ आ गया, 6 पाई ईटा, और vt दूसरी तरफ आ गई। तो अब आपने याद इसमें ये रखना है, ये vt मैंने अलहदा लिख लिया इसमें। तो इसमें m जो है वो मास ऑफ द ड्रॉपलेट है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसी ड्रॉपलेट का, 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और r रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट है। तो अभी हमें g की वैल्यू तो पता है, 6 भी पता है, पाई भी पता है, और फ्लूइड की विस्कोसिटी का भी हमें पता है, रेडियस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गिरते कतरे का मास कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सारी और चेंजिंग करेंगे। हम एक नया फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हम इस मास को कैलकुलेट कर सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है डेंसिटी के साथ, इधर मल्टीप्लाई हो गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। अब डेंसिटी मैंने वैसे ही लिख दी, और जो ड्रॉपलेट होता है या सफ़ियर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। अब ये मास की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। ये जो मास की सारी वैल्यू आई है इसको हम उस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें इस m की जगह पर ये वाली सारी वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। ये सारी वैल्यू वही है जो मास वाली है,
और ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन के बाद जो ये g/6 पाई ईटा है ये यहाँ वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब आप इसमें गौर करें कि ये जो 4 है बटे के ऊपर है और 3 बटे के नीचे है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 18 बन गया, और वो जो 4 था वो ऊपर वैसे का वैसे आ गया। ये वाला जो नीचे r था ये ऊपर वाले r³ के साथ कैंसिल हुआ और सिर्फ r² रह गया, तो ये बना 2/9 और रो g r² ओवर ईटा, तो 4/18 बना, तो जिसको हमने बाद में कैंसिल करके 2/9 कर दिया। तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वल टू 2/9 g r² रो ओवर ईटा। अब आप इसमें गौर करें तो 2 भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो होती है वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी की सारी डिपेंडेंस स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल आ गई। अब रेडियस जो होता है वो स्फेरिकल बॉडी का होता है, तो इसलिए फिर हमने इस रिजल्ट को इस तरह लिखा कि दिस इक्वेशन शोज, ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये टर्मिनल वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? बाकी तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो ये r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने इसको लिखा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी का ही रेडियस होता है, इसलिए स्फेरिकल बॉडी हमने साथ लिख दिया। इस इक्वेशन से हम ये भी देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है। तो डिपेंडेंस इसकी हम लिखते हैं यहाँ पर। तो एक तो ये है कि मैस पे डिपेंड करती है, अभी हमने मैस कैलकुलेट किया था, यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी मैस पे डिपेंड करती है। शेप जो है, या इसको ज्योमेट्री कह सकते हैं, साइज़ कह सकते हैं, उस पर डिपेंड करती है। डेंसिटी, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लिखते हैं, तो और ये डेंसिटी यहाँ मेंशन भी है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है, ये बटे के नीचे लिखा हुआ है। तो ये डिपेंडेंस है जिसके ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है। और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं 6.1, 6.2 और 6.3, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो 6.1 है, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।